Hey everyone, welcome back to my channel, Your Law Buddy, your trusted space for simplified legal knowledge. Today we are unlocking the heart of equality in the Indian Constitution, Article 14. From landmark judgments to real world examples, we are going to break down everything you need to know about Article 14 in simpler terms. So hit that like button, subscribe if you haven't already, and let's dive into one of the most powerful pillars of the Indian democracy. In today's video, we are going to talk about Article 14, right to equality, equality before law, equal protection of law, class legislation, modern approach to Article 14. आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नो वन इज अबव द लॉ एंड एवरी वन विल बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन आर्टिकल 14 के भी दो फेसेट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फेसेट्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस डिस्कस करेंगे, विच इज़ अ केस ऑफ 1975। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम पे जो वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो इलेक्शन चैलेंज हुए थे कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर मींस अनरीजनेबल रिसोर्सेज का यूज़ करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो 39th अमेंडमेंट है ना, जो कि एक शील्ड की तरह होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि कहती थी एक्चुअली कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हम जुडिशल रिव्यूज़ का नहीं करवा सकते। तो 39th अमेंडमेंट ये कहती थी कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, violated the principle of equality under Article 14 of the Constitution. And so that's why Supreme Court made 39th Amendment as unconstitutional, and the court held that this amendment created an unreasonable classification, placing the Prime Minister above the law and undermining the fundamental principles of equality before the law. इस केस में मेन यही है कि इंदिरा गांधी के इलेक्शंस चैलेंज हुए थे, और उसने बोला कि 39th अमेंडमेंट जो है वो कहती है कि इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के चैलेंज नहीं करे जा सकते किसी भी कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो इसे वायलेट कर रही है, जो कि सीधा सीधा ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो लॉ से भी ऊपर है, और अगर ऐसा होगा तो वो अंडरमाइन कर देता हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देन हमारा एक कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विच इज़ अ पार्ट डिफाइंड इन आर्टिकल 14 ओनली, जिसे कि हम कहते हैं कि वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट है कि ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड, ठीक है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ जो है ये हमें दिया था एडवर्ड कोक ने। एडवर्ड कोक ने बोला था कि रूल ऑफ लॉ को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके 3 पॉइंटर्स हैं, यानी कि 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ को अचीव करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, इवन द गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है, पीएम भी ऊपर नहीं है, लॉ ही ऊपर है, लॉ के सब लोग नीचे हैं, पीएम गवर्नमेंट सब कुछ। देन फिर एक और जो पॉइंट उन्होंने दिया था वो उन्होंने दिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहते हैं कि एवरी वन इज बाउंड टू ओबे द सेम रूल। ऐसा नहीं है कि ए के लिए अलग रूल है, बी के लिए अलग रूल है, सब के लिए सेम होगा। देन उन्होंने हमें जो थर्ड पॉइंट दिया था वो था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। वो कहते हैं कि रूल्स जो हैं वो डिफाइन करे गए हैं और इन्फोर्स करे गए हैं कोर्ट्स की तरफ से, लेकिन हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? वाई वाई प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया? क्योंकि इंडिया के पास उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वही सुप्रीम लॉ है हमारे इंडिया का।
देन हमारा एक और कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इसे हम पॉजिटिव कंसेप्ट मानते हैं, क्योंकि वो कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, अनलाइक शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड है, लेकिन वो अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए। अब रीजनेबल ग्राउंड्स यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है उसके क्या क्या ग्राउंड्स है और वो क्या है, वो हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले हम करते हैं क्लास लेजिस्लेशन। तो क्लास लेजिस्लेशन होता है कि एक इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है अपॉन conferring particular privileges to a certain group of people arbitrarily selected from a large number of person। यानी कि हमने मनमानी से अपनी बहुत सारे लोगों में से कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल को चुना और उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दे दिए। ये होता है क्लास लेजिस्लेशन और ये अलाउड नहीं है। देन हमारा कंसेप्ट आता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। तो जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो अलाउड तो है, हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो बेस्ड होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता है इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, वेदर, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं, ये जुडिशरी डिसाइड करेगी, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये जुडिशरी डिसाइड करेगी। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि उनमें से सबसे पहला है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से मतलब है कि जो हम क्लासिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं वो रियल और क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मनमानी या फिर हमने कोई ऐसे भी वेग क्लासिफिकेशन बना दी। इट सेज दैट इट शुड बी रियल एंड क्लियर। ठीक है, वेग चल जाएगी, वेग क्लासिफिकेशन अगर हमें चला तो वो चल जाएगी? नहीं, वो नहीं चलेगी, वेग अलाउड नहीं है। देन हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड बाय लॉ। अब इन दो कंडीशन में आपके दो पॉइंट तो सबसे मेन है, एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और एक है रीजनेबल नेक्सस। ये दो दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रीजनेबल नेक्सस, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए फॉर द पर्पस जो कि लॉ ट्राई कर रहा है अचीव करने की। हमारा लॉ क्या अचीव करना चाहता है? हारमोनी बनी रहे। तो जो हम क्लासिफिकेशन बना रहे हैं उसका भी सेम मोटिव होना चाहिए कि हारमोनी बनी रहे। इन सिंपलर टर्म्स, द क्लासिफिकेशन मस्ट हेल्प इन अचीविंग द गोल और इंटेंट ऑफ द लॉ। देन हमारी एक और जो नया टॉपिक है वो है कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। आर्टिकल 14 जो है उसका मॉडर्न अप्रोच क्या है? जो आर्टिकल 14 है वो स्ट्राइक करता है आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। अब इसमें हमारे पास एक केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कोर्ट ने बोला था कि आर्बिट्ररीनेस मतलब होता है कि मनमानी, और राइट टू इक्वालिटी, दीज आर द स्वॉर्न एनिमीज। यानी कि ये वो बात हो गई कि एक म्यान में दो तलवार। अब उन्होंने बोला कि आर्बिट्ररीनेस और राइट टू इक्वालिटी, ये दोनों स्वॉर्न एनिमीज हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती ना, वैसे ही या तो आर्बिट्ररीनेस रहेगी या तो इक्वालिटी रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। देन एक केस है एक और हमारे पास, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें था कि मेनका गांधी ने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चैलेंज करे थे गवर्नमेंट के एक्शन कि उन्होंने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और फिर उन्हें रीजंस भी नहीं दिए थे कि उन्होंने उनका जो पासपोर्ट था वो क्यों इम्पाउंड करा है। उसने मेनली, मेनका गांधी ने जो है उसने मेनली सेक्शन
सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी अनकॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करा कि मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि ये वायलेट कर रहा है उसके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 क्लॉज 1। और इसी केस में फिर कोर्ट ने रूल करा था, उन्होंने मेनका गांधी के फेवर में रूल करा था, सेइंग दैट कि पर्सनल लिबर्टी जो है एक पर्सन की वो इंक्लूड करती है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड with other rights conferred in Article 14, 19 and 21। एंड अगर हम किसी पर्सन को उसके राइट से उसकी लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हैं सो वो लॉ के अगेंस्ट है। और जो प्रोसीजर जो है जो कि स्टेट ने जो पासपोर्ट उनका इम्पाउंड करा था वो अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे अगर उन्होंने करा है तो वो गलत है, और अगर वो फिर भी इम्पाउंड कर रहे हैं तो उन्हें फेयर रीजंस देने चाहिए। देयर शुड बी नो आर्बिट्ररीनेस और ऑप्रेसिव दिस। And thanks a lot for tuning in. Let's keep the conversation going. Share your thoughts, questions, recommendations, suggestions below. Thank you.